नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। और आज की इस खास मुलाकात में मेरे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, मोहित डिमरी जी हैं, युवा नेता जो भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति के संयोजक हैं, और एस पांगती सर हैं, पितामह हैं, एक तरीके से संरक्षक हैं उत्तराखंड के और मार्गदर्शक भी हैं। तो आज ये बैठक जो है वो चल रही है, तो ये बहुत ही हमारा जो विशेष प्रसारण है, आप सभी से भी अनुरोध है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। मोहित डिमरी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मूल निवास और भू कानून के लिए जगह जगह उन्होंने रैलियां की हैं, कई जगह जो है भूख हड़ताल भी की हैं। और अभी हाल में भूख हड़ताल कर रहे थे तो प्रशासन ने उनके साथ में जिस तरीके से उनकी भूख हड़ताल को खत्म कराया वो सब के सामने है। तो आज बातचीत करने के लिए मोहित जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करता हूं। आपने एस पांगती सर और थपलियाल जी इनके पास आप आए, किस लिए आप पहुंचे हैं? मतलब आप तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि इनकी अब आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जब हम भू कानून की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि इस राज्य में मजबूत भू कानून हो, तो कैसा भू कानून होना चाहिए? तो एस पांगती सर जो पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं, उन्हें जमीनों के कानून की बहुत ही समझ है। तो इनसे बेहतर इस कानून का ड्राफ्ट कौन तैयार कर सकता है? तो इसलिए मैं सर के पास आया हूँ, पीसी थपलियाल जी के पास आया हूँ। तो आपके मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि एक मजबूत भू कानून का ड्राफ्ट बने। कुछ एक्सरसाइज हमने इसमें की है और सर के पास हम पूछने आए थे कि इसमें क्या कुछ अमेंडमेंट हो सकता है, क्या कुछ इसमें नया हम और जोड़ सकते हैं। तो हम इसमें सर की हेल्प ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार होगा जो जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा, और जल्द से जल्द हम इसे सरकार को भी सौंपेंगे और आम जनता के बीच भी इस ड्राफ्ट को लेकर जाएंगे कि सरकार इसके अनुरूप ही कानून बनाए विधानसभा के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह सरकार ने आज तक किया है कि फिर से माफिया के पक्ष में कानून बन जाए। जन भावनाएं इस ड्राफ्ट के अनुरूप हों, ऐसा हमारा प्रयास है। इसी दिशा में हम आगे बढ़े, इसलिए आज हम इनसे डिस्कस करने के लिए आए। देखिए, ये जो उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती आने वाली है और 24 साल हमारे राज्य को बने हो गए, 25वीं में हम प्रवेश करेंगे, कर रहे हैं, और रजत जयंती है, तो उसमें उत्तराखंड भू कानून का एक ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया है। अभी तक मांगते हैं कि हिमाचल के जैसा भू कानून, लेकिन सरकार कई बार बोलती है कि किस तरीके का भू कानून आपको चाहिए वो तो आप बताइए। तो ऐसी अभी कोई वो नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने प्रयास किया है कि जनता का जो विचार है वो इसमें शामिल हो और किस तरीके का भू कानून चाहिए, जबकि सरकार भू कानून समिति बना चुकी है। अभी आपको जानकारी है, इतने लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने भी जनता की राय लेके भू कानून का ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट से ये ड्राफ्ट क्या भिन्न है? देखिए, अभी तो वो ड्राफ्ट हमारे सामने आया नहीं है, सार्वजनिक नहीं हो पाया। तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो भी भविष्य में भू कानून इस राज्य में लाने जा रहे हैं, उसका ड्राफ्ट एक बार जनता के बीच सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में वो ड्राफ्ट आना चाहिए। इस मांग को हम सरकार से लगातार उठा भी रहे हैं और हमें लगता है कि जब तक जनता के बीच वो ड्राफ्ट नहीं आएगा तो जनता को क्या पता रहेगा, क्या पता चलेगा कि क्या है सरकार किस तरह का कानून लाती है। ऐसा तो है नहीं कि भू कानून से पहले नहीं बने इस राज्य में, कई बार भू कानून बने हैं, लेकिन वो जनता के पक्ष में कानून नहीं बने। हमेशा से सरकार ने बड़े बड़े लोगों के पक्ष में कानून बनाया है, जिनका पैसा है, जो माफिया है, उनके पक्ष में भू कानून को सरकार ने कमजोर किया है। हो सकता है सरकार फिर से भू कानून कमजोर करे, उनके पक्ष में कानून बनाए जो जमीनों के लूट के सौदागर इस राज्य में है। हम ये चाहते हैं कि जो जनता चाहती है कि उनकी जमीनें कैसे बचे, वो अपने राज्य में कैसे उनकी अपनी पहचान बचे, उस तरह का भू कानून लोग चाहते हैं। इसी दिशा में हम इस ड्राफ्ट को तैयार भी कर रहे हैं। एस पांगती सर का इसमें विशेष भूमिका रहने वाली है, क्योंकि आप यूपी सरकार में भी अहम पदों पे रहे हैं। आपने वहां पर भी भूमि कानून से जुड़े मुद्दों को आपने हल उसका निकाला है। उत्तराखंड में भी आपका विशेष तरह से आपका योगदान रहा है। तो आपका मदद से एक अच्छा कानून जनता के बीच आए, ये हमारी एक अच्छा ड्राफ्ट बनेगा और ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी मैं आऊंगा थपलियाल जी के पास। बच्चे हैं, बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं,
आप लोगों का भी ठीक है, सहयोग मिलता है समय समय पर, लेकिन वो भूमिका जो अब मिलनी चाहिए, मतलब जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, अब लग रहा है कि ये गाइडेंस इनको मिलेगी। देखिए, हम अब अपनी उम्र के चौथे पड़ाव में हैं, और जिस तरह से राज्य बनने के बाद माननीय पांडे जी ने राज्य की जो रूपरेखा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में थी, अटल जी की सरकार, उसने जो हमें दिया, उसका पूर्ण रूपेण हमने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उस समय 2000 में हमने एक पुस्तिका निकाली कि उत्तराखंड या उत्तरांचल कितना सच और कितना छल। हमने इस पुस्तिका को तमाम जो उस समय के नेता थे उनके आगे रखा। हम खुद 1 दिसंबर रोड में मैं जनरल खजूरी के पास गया कि महोदय ये देखिए कितना बड़ा छल हमारे साथ किया गया है। तो उन्होंने बहुत बड़ा उसको गंभीरता नहीं दी, क्योंकि सत्ता की भूख इन नेताओं को इतना सता रही थी कि उनको कुछ था ही नहीं कि किस तरह का उत्तराखंड हमें दिया जा रहा है। और जब पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे आई, जिसको हमने पांगी साहब ने भी बोला कि यह संवैधानिक सरकार है, एमएलसी उत्तर प्रदेश के एमएलसी और मुख्यमंत्री बना दिए हमारे, और 2 साल तक बदस्तूर वो सरकार चलती रही, लेकिन उस सरकार को कोई चिंता ही नहीं थी। हम बोलते रहे कि देखिए इस जो सरकार पहली बार आती है उसका काम है राज्य की मजबूत नींव रखना। अब मजबूत नींव में सबसे महत्वपूर्ण देव होता है केंद्र, पावर का केंद्र क्या हो, भारतीय जनता पार्टी, जिसपे हमने अटूट विश्वास किया, उसने हमारे को बिना राजधानी का राज्य दे दिया। इतना बड़ा धोखा कि जो केंद्र होता है पावर का वही मिसिंग है। पांगती साहब ने उस समय भी पॉइंट उठाया था कि बिना राजधानी का राज्य एक असंवैधानिक राज्य होता है, और तुम बिना राजधानी का राज्य दे रहे हो। लेकिन खैर उसके बाद जब सरकारें चली, हमने सवाल उठाया। सबसे पहले जमीन का सवाल माननीय पांगती जी ने उठाया। नित्यानंद स्वामी सरकार को ये पॉइंट बताया, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने एक टीम हिमाचल प्रदेश भेजी और बोला कि तुम भू कानून का अध्ययन करके आओ। उसके बाद उन्होंने, उस टीम ने अपनी रिपोर्ट दी। जो हुआ सो हुआ, वो ठंडे बस्ते में, क्योंकि तुरंत 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नियति को आप जानते हो, उन्होंने 1 साल के अंदर ताश की पत्ते की तरह नित्यानंद स्वामी को बाहर किया और कोश्यारी जी को हमारे आगे रख दिया। देखो, बिना किसी चुनाव का एक एमएलसी मुख्यमंत्री को हटाया, दूसरा एमएलसी हमारे सिर पे बिठाया। फिर हमने हल्ला किया, जगह जगह हमने इस बात को उठाया। तो तब जाके 2002 में जो पहली चुनी हुई सरकार हमारे नारायण दत्त तिवारी जी की आई थी, तो उसने भू कानून को गंभीरता से लेकर उसका ऑर्डिनेंस तैयार किया। आज ये सवाल होता है, माननीय पांडे जी ने युवाओं को पूछा कि तुमने ये पता किया है कि वो ऑर्डिनेंस एक्ट में तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए आप, क्योंकि इस सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। 25 सालों में बिना स्थायी राजधानी का जो राज्य संचालित कर रहे हो और इस राज्य की जमीनों को औने पौने माफियाओं के हाथ में सौंप रहे हो, उनको कोई चिंता नहीं कि संविधान क्या कहता है क्या नहीं कहता। लेकिन इसके बावजूद जब 24 साल के बाद हमारे युवा आए, उन्होंने जब ये देखा कि ये राज्य तो बेपटरी हो चुका है, 42 सादतों के बाद मिला हुआ ये राज्य, इसको कोई दिशा ही नहीं दे पाया है। ये हमारा दुर्भाग्य को अभागक है कि अभागे उत्तराखंड को कोई दिशा नहीं दे पाया, और ये राज्य माफियों के शिकंजे में फंस चुका है। अब इन माफियों के शिकंजे से निकालना आसान तो नहीं है, लेकिन जो आज युवा लड़ रहे हैं उनकी पीछे हम एक दीवार बनकर खड़ा रहेंगे और उनके बढ़ते हुए कदमों को हम और ताकत देंगे, ये हमने संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज हमारे जो भू कानून और मूल निवास के जो नेतृत्व कर रहे हैं मोहित डिमरी जी, वे माननीय पांगती जी के पास आए, क्योंकि माननीय पांगती जी एपीसी उत्तर प्रदेश है और वे रेवेन्यू बोर्ड के में रहे उत्तर प्रदेश में। उनको जमीन का एक एक
कानून का पता है, इसलिए उनसे सलाह लेने। देखो, सरकारों ने 24 साल तक ऐसे अधिकारी को कभी अपना सलाहकार नहीं रखा जिसको इस पहाड़ के चोटी से लेकर गदरों तक का नॉलेज है। ऐसी सरकारें जो माफिया द्वारा संचालित रही हैं, ऐसी सरकारें हम झेल रहे हैं। इसलिए मैं सल्यूट करता हूं युवाओं को कि जो आज ऐसे संघर्ष करते हुए और व्यक्ति अपने माननीय पांडे जी के पास आए हैं। एक सवाल ये है जी, अभी सरकार बहुत बड़े वादे कर रही है कि जो अभी जो जमीनें हैं जिस उद्देश्य के लिए ली हैं लोगों ने बाहर के, कि हम उसको अगर वो नहीं पूरा किया उसको हम वापसी कर रहे हैं, सरकार में निहित कर रहे हैं, इस तरीके का चल ही रहा है। अखबारों में भी आप देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं सबके। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि सरकार कह रही है कि हम भू कानून लेके आएंगे? ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कह रही है, और भू कानून है भी। सरकार के पास भू कानून की ABCD का ज्ञान ही नहीं है। वो लोगों को धोखे में रख के सख्त 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 बोल रहे हैं, जैसे वो UCC के बारे में 2 साल से यहाँ पे लोगों को ठगाते रहे, मतलब गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जिसको एक कठोर कानून नाम दे रहे हैं ना, कि सुभाष चंद्र जी की रिपोर्ट, सुभाष जो हमारे मुख्य सचिव रहे हैं, अरे हम तो उनसे बिल लिए, उन्होंने बोला मेरा कोई कठोर कानून नहीं है मेरे बनाया हुआ, मैंने तो खाली एक सलाह दी है अपने रिपोर्ट में कि भाई 2 साल से जो कुछ नहीं कर रहे हैं उस जमीन को अधिग्रहण किया जाए। लेकिन माननीय पांती जी का वो सवाल आज भी जिंदा है, जब उन्होंने अपनी समिति के जो संयोजक है मोहित डिमरी जी को बताया कि इस राज्य की राजस्व जो विभाग है, राजस्व सिस्टम है, वो मुंह के बल गिर चुका है, फिनिश कोई है ही नहीं। आज हम चाहे सावरा का केस उठाए हो, कई केस अब हमारे संयोजक यहाँ पे उठाएंगे, जनता के आगे एक एक सब रखकर और सरकार को नंगा करेंगे। सरकार को पहनने के लिए कच्चा तक नहीं बचेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस तरह का जो हम लोगों को सामने ये रखेंगे कि किस तरह का धोखा इस भोली भाली देख तुल्य जनता के साथ किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और इस राज्य के लिए चिंतनीय भी। देखिए, जिस तरीके से बात हो रही है भू कानून और मूल निवास को लेकर, मोहित भाई, हम ये भी जानना चाह रहे हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि मूल निवास और भू कानून, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये सब मानते हैं, सरकार भी मान रही है, ऐसा तो नहीं है कि नेगलेक्ट कर रही है सरकार इस चीज को, वो कह रहे हैं। और आप लोग भी उसके बावजूद भी संघर्ष किए जा रहे हैं, जनता को जागरूक भी आप लोगों ने किया, रैलियां बड़ी बड़ी भी हुई है। लेकिन बावजूद इसके अभी क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए थी, वो चीजें सरकार मानते हुए भी नहीं मान पा रही है। कि जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक छलावा है, धोखा है, आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे इस बात पे? देखिए, सरकार पर भरोसा कैसे करें? सरकार ने तो कहा 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस तक हम मजबूत भू कानून लाएंगे। सरकार आज से नहीं कह रही है, सरकार 3 वर्षों से इसी तरह से बातें कर रही है। मैनिफेस्टो में भी सरकार का था मजबूत भू कानून लाएंगे, और आप देखिए लगातार सरकार इस बात को लेकर तो कह रही है कि लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे स्थिति स्पष्ट नहीं है। राम मंदिर की तरह हो रहा है ये मुद्दा। अब देखिए, आप क्या कह रहे, बजट सत्र तक लाएंगे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल, अब कह रहे बजट सत्र तक लाएंगे। अब बजट सत्र तक तो इस राज्य की सभी जमीनें जो प्रोमिनेंट हमारे पास जो जमीनें बची खुची हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो कैसा भू कानून सरकार लाना चाहती है ये अभी स्पष्ट नहीं। हमने सरकार से कहा है कि आप ऑर्डिनेंस लाइए। 2018 के बाद जितने भी आपने भूमि कानूनों में संशोधन किए हैं, चाहे त्रिवेंद्र सरकार में हुए हों, चाहे धामी सरकार में हुए हों, वो सारे आप रद्द कर दीजिए एक बार। उसके बाद नए सिरे से आप भूमि कानून के बारे में सोचिए। लेकिन आप तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है जो आपके हाथ में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी उन माफिया के पक्ष में हैं जो यहाँ की जमीनें लूटने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तमाम तरह की जमीन लूट कर हमारे लोगों को भूमिहीन बना रहे हैं। तो ये स्थिति इस राज्य की हो गई है। तो सरकार पे भरोसा करने वाली स्थिति तो रही नहीं है। इसलिए हम लगातार दबाव बना रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप जनता की भावनाओं को देखते हुए जो ड्राफ्ट आप लाने जा रहे हैं, जिस कानून को आप जनता को देने जा रहे हैं, उसको पहले सार्वजनिक किया जाना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक किया जाना बहुत जरूरी है, ये मुद्दा है। लेकिन इन्होंने अपना खुद से आपने एक ड्राफ्ट बना दिया जनता की राय लेके, या जनता को इसको सौंप भी देंगे कि भाई इसमें और भी राय शुमारी हो सकती है। पांगती सर ने इसको देखा होगा, थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा।
सर इसमें आपको क्या लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो टच नहीं कर पाए या होने चाहिए? वो तो खैर आप बताएंगे, लेकिन अभी इनका जो बनाया ड्राफ्ट है वो कैसा है? शुरू में एक बात बता देना बहुत जरूरी है। जी। जो राजस्व थोड़ा प्रशासन है, जो राजस्व प्रशासन है आपके प्रदेश का, वो लगभग ध्वस्त हो चुका है। राजस्व प्रशासन इस कदर ध्वस्त हो गया है, पटवारी जो चाहे वो कर सकता है। उसमें कोई अधिकारी गांव में जाके, तहसील में जाके नहीं देख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शुरू में ये कहना जरूरी। अब इसको विस्तार से समझाया जा सकता है। जैसे थपलियाल जी ने कहा कि यहाँ सरकार बनी, वो चुनाव नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बहाना बना रहे थे। जब मैंने सरकार के इस पास कहा कि आप इसमें जितने एरिया हमको दी गई थी उत्तराखंड को, उसमें केवल 19 कॉन्स्टिट्यूंसी थे, प्लस जो राज्यसभा के क्या क्या हालत है, MLC जो थे उसको लगाए गए 24-25 होते थे। उतने लोगों को लेके इन्होंने विधानसभा बनाया। तो हमने उनको कहा कि ये आप चुनाव क्यों नहीं कर रहे हो? तो प्रश्न ये, जवाब ये दिया जाता था कि हमारी जो कंस्टिट्यूंसी कितने 60 कुछ हो गए हैं, 60 कितना हो गए हैं, उतनी कंस्टिट्यूंसी के पहले जो चुनाव क्षेत्र है उसका डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, इसका सीमाकरण करना पड़ेगा। वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी तो चुनाव कर ही नहीं सकते। तो हमने उनको ये कहा, पूछा तो आप बताओ ये डिलिमिटेशन कौन करेगा? कि ऊपर से ब्रह्मा आएगा, विष्णु आएगा तुमको ये कर देने के लिए? ये भी तो आप ही को करना है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो फिर जवाब दिया होना कि बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध नहीं है हमारे पास। मतलब हमारे जितने भी एरिया के जिले की बाउंड्रीज, कई नए जिले बने हैं, उनकी बाउंड्रीज पता नहीं है। मैंने कहा कमाल है, इतना बड़ा सचिवालय है आपका, इतने अधिकारी हैं आपके पास। मैंने क्या किया, क्योंकि मैं यहाँ बहुत लंबे समय तक नौकरी कर चुका था, मुझे मालूम था कौन जिला नया बना है वगैरह। सब जगह मैं गाड़ी लेके गया, वहाँ से उनको रिया लाओ सब इन्फॉर्मेशन लाकर मैंने एक खाली वैसे जस्ट इनको दिखाने के लिए मैंने कहा तुम्हारा जो 60 कंस्टिट्यूंसी है और डिलिमिटेशन इस तरह से हो सकता है, बाकायदा बाउंड्री देके, बाकायदा उनकी जनसंख्या लिख के, नक्शे के साथ, और नक्शा भी कलर्ड मैच के साथ मैंने बना के दिया। तो मैंने उनको चैलेंज किया, एक अकेला आदमी इतना कर सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा जो तामझाम है, वो तंत्र है, वो नहीं कर आप कह रहे हो कि हम नहीं कर पा रहे, लानत है तुमको। मैंने कहा मैं अखबार में दे दूंगा इसको। तो उसके बाद फटाफट उन्होंने किया किसी तरह से, तो वो चुनाव की नौबत आई। बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे रिश्तेदार थे वो उसमें मंत्री बन गए थे, वो कहने लगे कि अभी तो क्या है, अभी 5 साल तो हमारा राज्य चलेगा, क्योंकि अभी बना है ना 5 साल की वो होता है समय है, उनका टर्म होता है ना 5 साल। 5 साल तो हमने कहा, मैंने कहा गलत फहमी मत रहो, तुम तो अभी यहाँ के विधायक ही नहीं हो, तुम तो यहाँ तो जो 60 विधायक होंगे उनमें से एक नहीं हो, तुम तो कहाँ के 5 साल के हो। क्या लिखा है उसमें, आपके एक्ट में क्या लिखा है कि जब तक रेगुलर विधानसभा यहाँ स्थापित नहीं होता तब तक ये काम चलाओ विधानसभा है। आप 5 साल कहाँ से लगो, ये धारणा लेके चल रहे थे कि 5 साल ये करेंगे, फिर चुनाव होगा, 5 साल तो हमको ऐसे ऐसे। खैर उनका करना पड़ा। फिर जो चुनाव हुआ फिर आए उसमें नहीं सर, मेरा सवाल ये है, तो उसमें अब जो आप आया, जो भूमि से संबंधित बात आप कह रहे हो, भूमि, तो मैंने पहले कहा राजस्व प्रशासन यहाँ ध्वस्त है। तो भूमि से संबंधित जो मामले हैं, अक्सर हम ये कहते हैं, आज हमारे युवा साथी हैं ये भी कहते हैं हिमाचल के तर्ज पे, हिमाचल के तर्ज में कहते हैं, हिमाचल का तर्ज है क्या, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो हमने उस समय ही यही सोचा कि हिमाचल प्रदेश हमसे पहले बन चुका है, उनका शासन प्रशासन अच्छा चल रहा है, उनसे कुछ सीख ले, उनसे करें। तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ये समझा था कि हमको अधिकार है कि हम अपने तरीके से इसमें कानून बनाएं और उसी तरह से हम
बाहर के लोगों को यहाँ आने से प्रतिबंधित करेंगे, जैसे कि जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, वहाँ आप आज भी भारतवर्ष का नागरिक को 1 इंच जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। वो मांगा था हिमाचल प्रदेश, हमको इसी कैटेगरी में डालो। तो उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआती दौर में जो हो गया, अब ये संभव नहीं है। अगर इसको करना है आपने, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए आपको प्रस्ताव दोनों सदन से पास करा के सदन में आपको भारतवर्ष के जितने भी स्टेट है उसके कम से कम 50% स्टेट के लेजिस्लेचर से पास कराना पड़ेगा। और ये संभव ही नहीं आज। कौन राज्य अपने लोगों के हित के खिलाफ ये कह देगा कि हमारे लोगों को उत्तराखंड में जाने का परमिशन नहीं है, हिमाचल में जाने का परमिशन नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हमने बहुत बखूबी, उनके विद्वान लोग थे वहाँ बैठे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो नहीं बन रहा काम, यहाँ तो सब आ जाएंगे जैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो वहाँ के सांसदों ने, वो थे विधायकों ने बहुत चालाकी से कहा कि कृषि जो है राज्य का विषय है और कृषि पर कानून बनाने का अधिकार और लागू करने का अधिकार राज्य सरकार पर, केंद्र को नहीं है। तो ये तो है, तो उन्होंने अपने कृषि के नियम इस तरह से बनाए कि बाहर का कृषक वहाँ पर जमीन न खरीद सके। तो हमने भी इनको यही कहा, यहाँ ये नित्यानंद स्वामी की जो जिक्र कर रहे हैं, एक संस्था थी यहाँ की, उन्होंने ये रखा था उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में है तो हम वहाँ अध्ययन करेंगे। पता नहीं उन्होंने अध्ययन किया नहीं किया, वो दूसरी बात है। लेकिन उसके बाद तिवारी जी के ज़माने में जब चुनाव हुआ, तिवारी जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री वो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो चुन के नहीं आए थे, उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनाए गए। तो उन्होंने ये जो है लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम अनुकूलन में अध्यादेश जारी किया 2003 में, ये जारी किया। ये क्या है? अध्यादेश। ये जो आप कह रहे थे अभी कानून नहीं बना, अध्यादेश तो जारी कर दिया। 2003 से कितने साल हो गए? 20 साल हो गए या उससे भी ज्यादा हो गए, 21। आज तक इस अध्यादेश का क्या हुआ? इस अध्यादेश ने अधिनियम का स्वरूप लिया या नहीं लिया? अब तो ये लैप्स हो गया, इसका पीरियड खत्म हो गया। वो अब ये लैप्स हो गया, तो ये तो अब लागू नहीं कर सकते, आपने अधिनियम बनाए नहीं। तो ये पॉइंट है बहुत बड़ा। इतनी लापरवाही है हमारे राज्य सरकार में। एक अध्यादेश जारी कर दिया, उसका क्या करें, इसको फॉलो क्या होता है मालूम नहीं। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और अभी जो ड्राफ्ट इन्होंने बच्चों ने बनाया है ना, जो इन्हें दे रखा है, इसमें अभी मैंने देखा कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तिवारी जी द्वारा बनाया गया कानून को लागू करो, अध्यादेश। मैंने कहा जो कानून पहले पढ़ो तो सही, जो तुम्हारे अध्यादेश निकला था इसमें क्या लिखा है। इसमें तो उससे भी बदतर प्रावधान कर रखा है इन्होंने कि एक अपने नौकर को भी आप जमीन दे सकते हो, अपने मित्र को दे सकते हो, आप दान दे सकते हो किसी को। खोल दिया ना, वो पिटारा खोल दिया उन्होंने, पिटारा खोल दिया। फिर तो किसी को मैं उनके फायदा लेने के मैं उनका नौकर बन जाता हूँ। खोपड़ी थोड़ी दिखाए नौकर है। और जो उसको जमीन बेचने का अधिकार दे दिया, यहाँ का कृषक बन गया, उसका सब अधिकार मिल गया। अपने आप गिफ्ट कर सकते किसी को, गिफ्ट करता किसी को। मैं पंडित जी मेरा दोस्त है, हम निवाला है, मैं इनको गिफ्ट कर देता हूँ। गिफ्ट कर दिया, उसके बाद आप बन गए यहाँ के कृषक, फिर जितना चाहो। तो उनके इस अधिनियम में तो और बदतर प्रावधान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कह रही है लागू करें, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने और हमारा कबाड़ा किया। इसलिए केवल एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी बराबर जिम्मेदार है, बराबर के अधिक वो है, उत्तरदायित्व है उनका। तो इसलिए अब है क्या भू कानून में जो हिमाचल में है वो हमारे यहाँ नहीं है, वो अंतर क्या है? उन्होंने शुरू में जो कानून बनाया, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे। जो बाहर का आदमी है, उनकी मनसा जो है, उनकी मनसा एक इंच भी नहीं देंगे। लेकिन अब वहां जो इंडस्ट्री लानी है, इंडस्ट्री लगाए, को फैक्ट्री लगाया था, उसको जमीन देनी पड़ेगी आपको। तो उसमें उन्होंने प्रतिबंध लगाया, हम यहाँ जो इंडस्ट्री लगाने के लगा उसको हम कृषि जमीन खरीदने का अधिकार देंगे, बशर्ते
जब यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी उसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश के नवयुवकों को उसमें नौकरी दी जाएगी। और इन्होंने ये जो बना रखा है इसमें कोई प्रतिबंध नहीं। जितने भी यहाँ फैक्ट्री लगे हैं उसमें देख के आ जाओ, एक भी पहाड़ का आदमी नहीं मिलेगा वहाँ कोई बिहार का जो वहाँ लगा हुआ। तो ये तो कांग्रेस की तो और बंटाधार कर रखा है इन्होंने। तो हिमाचल में कहा था, एक तो ये था, दूसरा उन्होंने कहा कि जो है दिमाग से उतर गया कुछ बात, तो वो उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए जो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, ये दे सकते हैं अब इन लोगों को, और फिर जब उनको दे दिया वो फिर जो करें वो सो करें। तो ये बड़ी विडम्बना है। तो यहाँ फिर वो कानून तो लगा नहीं, उल्टे बहुत ही उल्टा कानून लग गया। अब इसलिए यहाँ का जो है जमीन है उसको कैसे उसको बचाया जाए, ये बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। अब वर्तमान में एक चीज और हो गया जो अभी आ रहा, अखबार में भी आ रहा है, और सरकार क्या कह रही है। जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीन यहाँ खरीद लिया और यहाँ फैक्ट्री बना लिया या कुछ कर रहे हो, नहीं किया, उनको हटाया जाएगा, उनकी जमीन से वापस लो। कैसे करोगे? आपने किसी भी कारण से कानून का उल्लंघन करके एक आदमी को जमीन बेचने की इजाजत दे दी तो वो यहाँ का भूमिधर हो गया, फिर तो यहाँ का कृषक हो गया। एक यहाँ जब वो कृषक हो गया तो उसको वो सभी अधिकार है जो यहाँ पहले से जो कृषक हैं वो बराबर उनके अधिकार है, उनके बराबर तो उनके खिलाफ कोई कानून लगा सकते हो आप। चलिए तो खैर टेक्निकल हो गया सर। अभी जो ये बच्चे मांग कर रहे हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इनके बारे में बताइए कि इसमें ये है, ये दिशाहीन तो नहीं हो रहे? ये है इसमें एक जो युवकों की तरफ से एक डिमांड ये भी आई थी, ये कानून बनाइए सख्त कानून, और इसको बैक डेट से लागू, मतलब जब हमारा राज्य बना था तब लागू, तब से। तो क्या वो संभव है? इसमें चर्चा होनी चाहिए। प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, लेकिन विचार करके आपका तो उसमें ये हो सकता है कि जिसमें हमने जमीन बेची थी उसे जमीन वापस लेके उसकी कीमत उसको सौंपी जाए, कानून बनाया जाए, उनको सौंपी जाए। भाई तुम्हारा इतना खर्चा हुआ है ना, इतना पैसा हो, तुम भागो यहाँ से, शायद वो छोड़ जाए, जितने में खरीदी उसका 10 गुना उसको मिल जाए तो वो चला जाएगा। क्या सरकार ऐसा कर सकती? क्या इतना धन है इनके पास? वरना मामला हाथ से निकल चुका है, लगभग जितने लोगों ने यहाँ आना था आ चुके हैं। अब हमने मजबूती से जितना बचा है, थोड़ा बहुत जो बचा है, उसके लिए भू कानून मजबूती से लागू, और उसको लागू करने के लिए जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो ध्वस्त हो गया है उसमें सुधार लाया, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, मजबूती सुधार लाया जाए। उसको मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिला लेवल पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डिविजनल लेवल पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है सर, अभी जो वरना कानून बना दो, लागू नहीं होगा तो क्या फायदा? क्या फायदा? कानून तो बहुत है, लेकिन और कानून की किताब भी बहुत मोटी है, लेकिन उनका पालन कराना बहुत आवश्यक है। ये बच्चों ने जो ड्राफ्ट बनाया, इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ, तो ये इन्होंने ठीक बना दिया? नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, अभी बनाया। जैसे कह रहे हैं हम तो शासन ने क्या कानून बनाया उसकी कॉपी भी नहीं है हमारे पास। हाँ, नहीं है। उसी तरह ये भी अभी आप बनाया इन्होंने। खैर इसका कुछ पेज पेपर हमने ऐसे बना दिया था पहले जल्दी में, तो ये सब इतना तो इनको मिल गया है। बाकी और भी मैं देखूंगा कहाँ क्या वो है, कमी है वगैरह, वो करके मैं करा दूंगा। फिर मेरा इनको सुझाव है कि ये इसका एक बुकलेट के रूप में, छोटे बुक जो जेब में डाल सके, ऐसा बना के यहाँ के लोगों को गांव-गांव में मतलब जगह जगह उनको वितरित कर सकते हैं, ताकि जब आवश्यकता हो जेब से निकाला भाई क्या पढ़ लें। और उस पे अपने वो विचार भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था हम समझते हैं ना, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो हल चला रहा है वो हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि वो तो झेल रहा है उस चीज को। देखिए चलिए मोहित जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो सर कह रहे हैं कि चलिए इस पर स्टडी होगी, और उन्होंने सुझाव भी दिया कि भाई ये जगह जगह छोटे छोटे जो वो हैं जो पॉकेट में आ जाती है, इस तरीके की बुकलेट्स जो हैं बना के इसको वितरित करें। तो क्या करने जा रहे हैं आप इसको लेके? थोड़ा सा माइक से। मुख्य रूप से पहले तो ड्राफ्ट तैयार करना है, और सर की राय शुमारी के बाद ही इस पर हम आगे बढ़ेंगे।
और इस ड्राफ्ट की कॉपी को हम सरकार को भी देंगे और आम लोगों तक भी हम इसको पहुंचाएंगे कि ये हमारा कानून इस तरह से होना चाहिए, इसमें जनता की भी रायशुमारी होगी। तो एक जो निचोड़ निकलेगा उसको हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि सरकार पर इस तरह के कानून को लेकर हमें दबाव बनाना चाहिए। सरकार ने अभी तक राज्य बनने से लेकर आज तक भूमि कानूनों में बहुत सारे संशोधन किए हैं, लेकिन वो संशोधन यहाँ के लोगों के हित में नहीं हुए। कहीं ना कहीं उन संशोधनों के जरिए लूप होल्स कानूनों में छोड़ दिए गए ताकि कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सके उन लोगों को जो किसानों की जमीनों पर जिनकी नजरें हैं। तो स्थितियां बड़ी राज्य की हालात जो हम देख पा रहे हैं, बहुत सीमित मात्रा में जो कृषि भूमि हमारे पास थी वो खत्म होने के कगार पर है। यहाँ तक कि सरकारी भूमि भी जो थी उस पर भी कब्जे हो रहे हैं, वन विभाग की भूमि पर भी लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह से हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं और एक प्रभावशाली जो लोग हैं उनकी नजरें यहाँ पर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हिमालयी राज्य हमारा उत्तराखंड है, ऐसा उसका अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। मेन बात तो यही है, किसी भी तरह से इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए, क्योंकि हमारी सीमाएं एक तरह से चाइना बॉर्डर से भी, नेपाल बॉर्डर से भी जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर जमीनी कानून बहुत ज्यादा लचर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अन्य बड़ी ताकतें हैं वो भी यहाँ पर हमारे लिए खतरा हो सकती हैं। घुसपैठ जिस तरह से हो रही है वो भी खतरा हो सकती है। तो बहुत हम इस तरह का कानून चाहते हैं इस राज्य में बहुत मजबूत हो, ताकि यहाँ के लोगों का अपना वजूद अपने राज्य में सुरक्षित रह सके। तो पांगती सर से कुछ हमने इसमें बहुत सारे जो पॉइंट रखे हैं, काफी बिंदु हमने इसमें रखे हैं इस ड्राफ्ट में। तो सर पांगती सर से डिस्कस करने के बाद एक उसको अंतिम रूप दिया जाएगा और भी हमारे जो कानूनी के और भी जानकार हैं उन लोगों से भी सलाह मशवरा की जाएगी। उसके बाद जो रायशुमारी बनेगी ये जनता के बीच ड्राफ्ट को हम ले जाएंगे और इसी आधार पर हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। आपका क्या कहना है कि अब जिस तरीके से बात हुई है, आपने सब गौर से सुन ली जी, तो आपको क्या लग रहा है, ये अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनप्रतिनिधि प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुखद स्थिति है कि राज्य का आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन, विश्वविख्यात आंदोलन हुआ था जिसमें 42 युवाओं ने अपनी शहादत दी। और उसके बाद इस राज्य की जो स्थिति है, हमारे हाथ से राज्य खिसक गया राज्य बनने के बाद। और 24 साल के बाद हमने देखा कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। तो इनफैक्ट आज जो मूल निवास, भू कानून और बेरोजगारी टाइप आंदोलन जो यहाँ पे चल रहे हैं, ये अपने युवा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि राज्य प्राप्ति इन तमाम आंदोलनों से बड़ा और बड़ी चीज हमने प्राप्त की राज्य को। लेकिन उस राज्य को जब हम मैनेज नहीं कर पाए और 24 सालों के बाद युवाओं ने अब वैसी लड़ाई लड़नी पड़ गई है दूसरी बार। इस राज्य को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि जिन लोगों पे हमारी जनता आंख मीच कर विश्वास कर रही है, वो क्यों इन मुद्दों को नहीं उठा रहे, ये सवाल आज हमारे आगे खड़ा है। आज इन युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है, संसाधन नहीं है, वो घुटने के बल पर इन आंदोलनों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बावजूद पुलिस की यात्रा ने, मैं तो कभी कभी सोचता हूं, जिस दिन आज जब शहीद स्थल में ये लोग बैठे थे भूख हड़ताल पे अपना, क्योंकि इतनी बड़ी रैलियां इन्होंने पूरे उत्तराखंड में की, जन समर्थन हासिल किया, और उसके बाद भी जब सरकार नहीं सुन रही है तो उनका आखिरी हथियार था भूख हड़ताल। और वो भी शहीदों के चरणों में, जिन लोगों के बदौलत ये राज्य मिला, उनके चरणों में उस शहीद स्थल पे इन्होंने अपना वो भूख हड़ताल का प्रयास किया था। सरकार को गवारा नहीं हुआ। सरकार की पुलिस उनको पकड़कर उस जो शहीद स्थल पे ताला लगाती है, ये अपराध है। ये इस राज्य में सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया है कि जो शहीद स्थल पे
ताला लगाकर जो लोकतांत्रिक मांग को लेकर लड़के आगे बढ़ रहे थे अपने प्रयासों से, उनको तुम रोक रहे हो। पहले तो ये तो तुम्हारा काम था, सरकार तुम्हारा काम था कि जनता क्या मांग रही है। आज चारों तरफ से जनता एक ही आवाज दे रही है कि हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास, हमें चाहिए न्याय संगत भर्तियां। और ये तमाम चीजें 24 सालों में अब प्राप्त नहीं हुई है, और तुम अब फिर से 24 साल बाद बोल रहे हो कि हम सख्त कानून बनाएंगे, और वो भी तुम गुमराह करते हुए। तो इन तमाम सवालों को लेकर एक नया आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में होनी चाहिए। और ये लड़ाई चल भी रही है बचाने की राज्य के अस्तित्व को। मेन बात राज्य के अस्तित्व की है और जो हमारी यहाँ संस्कृति है उसको बचाने की है। लेकिन सरकार भले कितने भी दावे कर रही हो, कितने भी वादे कर रही हो, लगातार खबरें एक के बाद एक आ रही हैं कि भाई भू कानून आने वाला है, सख्त भू कानून आएगा, लेकिन कब आएगा अभी किसी को पता नहीं है। अभी हाल के जितने घटनाक्रम हैं वो सब देख रहे हैं, और ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी देखा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादातर अगर बात करें तो ज़्यादा वो जनप्रतिनिधि राज्य बचाने की लड़ाई के साथ तो कम दिखाई देते हैं, राज्य को बेचने की उसमें दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हैं। आपके आसपास भी कोई जनप्रतिनिधि होगा तो आप भी बता सकते हैं कि जो आपका जनप्रतिनिधि है क्या वो भी प्रॉपर्टी में शामिल है। इसमें जरूर कमेंट करें कि प्रॉपर्टी डीलिंग में वो किस तरीके से भूमिका निभा रहा है या राज्य हित के लिए संघर्ष कर रहा है। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।